नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक गंभीर मामले के ऊपर कि क्या टीम इंडिया से प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी डरी हुई है और इस कारण से क्या लोकसभा चुनाव 2024 को या उसके प्रक्रिया को किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में केंद्र सरकार टालने की कोशिश कर रही है। आप लोग पूछेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को टालने का या फिर जो चुनाव आचार संहिता की जो तिथियां होती हैं उसको घोषित करने में विलंब की स्थिति कैसे बन सकती है, ये संभावनाएं कहां से आ रही हैं। मित्रों, चुनाव आयोग के भीतर से बड़ी खलबली वाले समाचार बाहर आ रहे हैं इस समय। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार के राजपत्र के अनुसार आज के तिथि से ही 9 मार्च 2024 के तिथि से अरुण गोयल सेवानिवृत्त हो गए। यानी जिस तरह से अभी अगले ही सप्ताह तक में चुनाव आचार संहिता की घोषणा होनी थी, देश लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पे है, अचानक से चुनाव के जस्ट पहले, इतने बड़े चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसी के साथ कई सारे फिजा में जो प्रश्न गूंज रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव टल सकता है, ये पीछे चीज़ें जो चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, उन सब के ऊपर भी विमर्श करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया और उन्होंने इस्तीफा आज दे दिया 9 मार्च 2024 को, जबकि उनका कार्यकाल 2027 दिसंबर तक बचा हुआ था। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, दिसंबर 2027 तक चुनाव आयोग में उनका कार्यकाल बचा हुआ था। उसके बावजूद भी उन्होंने चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दिया और अपने कार्यकाल से 3 वर्ष पहले इस्तीफा दिया उन्होंने। उनका इस्तीफा देना जहां अभी पूरे तरह से मैं कहूंगा कि विवादों के घेरे में है, लेकिन साथ ही यह भी समझना पड़ेगा मित्रों कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी, यानी अरुण गोयल की जब चुनाव आयोग में नियुक्ति हुई थी 21 नवंबर 2022 को नियुक्त हुए थे। जब वो नियुक्त हुए थे तब भी बहुत बड़ा बवाल मचा था इस देश में, उनके नियुक्ति के समय में भी। तब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था, उनकी नियुक्ति का मामला एडीआर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि बड़े बिजली की करंट के गति से भी उनकी नियुक्ति तेज हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जल्दबाजी पे टिप्पणी की थी। और अभी मैं आप लोगों के सामने में जो टिप्पणी कर रहा हूं वो टिप्पणी कर रहा हूं उनके अति जल्दबाजी में इस्तीफा देने और अचानक से केंद्र सरकार ने जिस तरह से आनन फानन में उनके इस्तीफा को स्वीकार किया है, वो सवालों के घेरे में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतनी जल्दबाजी क्या थी नियुक्ति की। 21 नवंबर 2022 को जब उनकी नियुक्ति हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला था, तब मित्रों एक लाइन में कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने, फिर आप लोगों को मामला समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शुक्रवार को अरुण गोयल, जो कि भारत सरकार में सचिव थे, हैवी मिनिस्ट्री में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव थे, उन्होंने वो शुक्रवार को देते हैं वीआरएस लेते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं वो, और शनिवार को उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है चुनाव आयोग में। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अरे आपके पास तो बड़े सी लिस्ट आते होंगे, उसमें से फिर चयन होती होगी, फिर बैठक होती होगी कॉलेजियम की, ये सारी प्रक्रियाएं कैसे जो है कि सरकार पूरा कर लेती है, और एक दिन में नियुक्ति हो गई। यानी शुक्रवार को इस्तीफा, शनिवार को जो है कि आपका अपॉइंटमेंट और उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है मंडे के दिन। यानी वीकेंड समाप्त, और जब नया वीक शुरू होता है उसी मंडे को वो ज्वाइन भी कर लेते हैं 21 नवंबर 2022 को। तब आपको याद होगा मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस निर्णय की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल पूछे थे कि हमारे चुनाव आयुक्त कैसे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे चुनाव आयुक्त सरकार के ऐसे होने चाहिए जो सरकार से सवाल पूछ सके। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मित्रों यहाँ तक कहा था कि चुनाव आयुक्त ऐसे होने चाहिए कि अगर किसी नियम का उल्लंघन माननीय प्रधानमंत्री भी करते हैं तो प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डालकर चुनाव आयुक्त उनसे सवाल पूछ सके और उनके ऊपर भी चुनाव के नियमों को लागू कर सके। यही कारण था तब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को ही बदल दिया था और जो तमाम व्यवस्था थी, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम प्रारंभ किया था अपने आदेश से। यह संविधान पीठ का निर्णय था मित्रों, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे सीबीआई की नियुक्ति एक कॉलेजियम करती है, वैसा ही एक कॉलेजियम जो है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए होनी चाहिए।
और उसमें तीन सदस्य उसमें बनाए गए थे कि माननीय प्रधानमंत्री होंगे उसके सदस्य, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन पिछले साल सरकार संसद में एक कानून लेकर आती है और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, जहां से सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा थी कि हमारे चुनाव आयुक्त ऐसे नियुक्त होंगे जो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके, उस वाले पूरे व्यवस्था को, जिसमें कि किसी का भी अगर कह लें कि उस कॉलेजियम में प्रधानमंत्री भी हैं, चीफ जस्टिस भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी है, तो वहाँ पे बिल्कुल एक न्यूट्रल बनाया गया था कि कोई व्यक्ति आएगा और न्यूट्रल ढंग से वो नियुक्ति करेगा। लेकिन जब ये नियुक्ति की स्थिति आती, उसके पहले ही पिछले साल संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने वाला एक कानून लेकर सरकार आ गई और उसने क्या किया, कॉलेजियम में बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ही छुट्टी कर दी इस सरकार ने। जो आप लोग सवाल पूछते हैं या फिर विपक्ष जो ये मुद्दे उठाता है कि संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं, ये इन्हीं सब कारणों से कहा जाता है कि संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं। अगर आप संविधान को देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव कराने की जो शक्तियां हैं वो चुनाव आयोग में काफ़ी अनन्य शक्तियां हैं। चुनाव आयोग को शक्ति की कमी नहीं है मित्रों, बात यह है कि वहाँ पे कितने निष्पक्ष, तटस्थ और ईमानदार व्यक्ति को आप चुन के भेज पाते हैं। ये टिप्पणी मेरी राहुल लाल की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ की टिप्पणी ये थी। लेकिन आज देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणियां कितनी सही साबित हुई हैं। अरुण गोयल जी को ही लेकर जब उनकी नियुक्ति हुई तब तो वो बिजली के करंट के गति से नियुक्ति हो गई उनकी, और आज जब देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पे है तो आनन फानन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा क्यों चिंता का विषय है, थोड़ा उसे भी समझते हैं। हमारे यहाँ पे जो चुनाव आयोग है मित्रों वो है 3 सदस्यीय, यानी उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो कि अभी राजीव कुमार हैं। उसके अतिरिक्त उसमें एक सदस्य थे अनूप चंद्र पांडे जो कि चुनाव आयुक्त थे और पिछले फरवरी में यानी कि फरवरी 2024 में वो सेवानिवृत्त हो गए थे। यानी अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद चुनाव आयोग में केवल 2 सदस्य थे, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और अरुण गोयल सामान्य चुनाव आयुक्त। और आज 9 मार्च को अरुण गोयल ने भी इस्तीफा दे दिया है जब देश चुनाव के मुहाने पे है। इसका मतलब समझिए मित्रों कि क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इसका मतलब ये है कि क्या अब सारा का सारा बोझ किसके ऊपर आ गया, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी के ऊपर पूरा का पूरा जो है कि इलेक्शन का जो है कि पूरा बोझ आ चुका है। उनके दोनों सहयोगियों का पद चुनाव के पहले खाली हो चुका है। इस समय एक वैसी विषम परिस्थिति का चुनाव आयोग तब सामना कर रहा है जबकि चुनाव आयोग अब 1 सप्ताह के भीतर ही चुनाव की तिथियों की घोषणा करने वाली थी, यानी चुनाव आचार संहिता लगाने वाली थी। अगर आपको ध्यान हो मित्रों तो 2019 में लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा, चुनाव आचार संहिता 10 मार्च को ही लग चुका था। 2014 में भी वो 8 मार्च के आसपास जो है कि वो चुनाव आचार संहिता जो है कि वो लागू हो गया था और इस बार तो थोड़ी विलंब की स्थिति बन रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब वो सरकार के इतने चहेते थे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही अरुण गोयल, वो तो वैसे अधिकारी तो थे नहीं, वो ऐसे चुनाव आयुक्त तो वो थे नहीं कि प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डाल के वो सवाल पूछते। तो फिर ऐसे स्थिति में जब अपने चहेते को ये सरकार चुनाव आयोग में लेके आई थी तो अपने चहेते को ये सरकार यह क्यों नहीं मना पाई, कम से कम मना देते कि अरे महाराज कम से कम कुछ दिन तो रहिए चुनाव आयोग में, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो जाए, अगर कुछ निजी कारण है तो उसके बाद आप इस्तीफा दे देते। लेकिन इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं बनी, यानी उनकी नियुक्ति भी करंट की तरह, बिजली के करंट से भी ज़्यादा तेज गति से बकौल सुप्रीम कोर्ट वो हुई और उनका इस्तीफा भी उसी तरह से करंट की गति से होके वो बाहर भी निकल गए चुनाव आयोग में। एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभानी थी उन्हें, उसको निभाने से पहले ही वो बाहर निकल गए। तब ऐसे में सवाल उठता है कि जो इसके प्रथम प्रभाव दिख रहे हैं अभी, तमाम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं अभी कि क्या इससे चुनाव की प्रक्रिया में कुछ विलंब की स्थिति बन सकती है, क्या जानबूझ के सरकार के लोगों ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इस्तीफा दीजिए जिस कारण से इलेक्शन की गतिविधि कुछ धीमी हो जाए। और अगर ऐसे कुछ भी संभावना है मित्रों तो आप सोच के देखिए कि टीम इंडिया के कारण, भले ही आप हर जगह आप सुन रहे हैं, तमाम जगह से आपको ये सूचनाएं मिलती हैं आपको मुख्य मीडिया के समूह से कि टीम इंडिया कमज़ोर हो गई, XYZ तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन ज़मीन पे जो प्रतिफल नज़र आ रहा है प्रथम दृष्टया कि टीम इंडिया से ये सरकार डरी हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में क्या इस इलेक्शन को कुछ टालने का प्रयास हो रहा है,
कुछ इस प्रकार के किंतु परंतु की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन मित्रों, सरकार अगर अरुण गोयल का इस्तीफा दिलाकर चाह रही है कि चुनाव के मामलों को कुछ विलंब कर दिया जाए, तो ये दाव भी कुछ पक्का सेट होता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए कि अगर चुनाव आयोग कहीं विलंब की स्थिति पैदा करता है तो विपक्षी दलों के पास भी चुनाव को सही समय पर कराने के लिए कुछ तर्क हो सकता है मित्रों, और वो तर्क है 1993 से पहले हमारा चुनाव आयोग एक सदस्यीय ही होता था। यानी लंबे अरसे तक हमारा चुनाव आयोग बहुसदस्यीय नहीं होता था, एक सदस्यीय होता था और तमाम चुनावों को वो संपन्न कराता था। लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया, और 3 सदस्यीय होना भी एक चुनाव आयोग की खूबसूरती थी मित्रों। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय हुआ, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वहां पे जो एक व्यक्ति सारा निर्णय लेता, मुख्य चुनाव आयोग थी, सबके सब 100% निर्णय लेते। उस निर्णय में भी अब क्या थी स्थिति कि वहां पे 2 और चुनाव आयुक्त हो गए और निर्णय एक तरह से वहां पे भी निर्णय में विविधता की स्थिति थी। अगर इसे ये कहा जाए कि एक सदस्यीय चुनाव आयोग को अगर बहुसदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया था तो यह चुनाव आयोग का लोकतांत्रिकरण था। इस सरकार के ऊपर यह गंभीर आरोप लगेंगे कि वो चुनाव आयोग को बिल्कुल ही उसके लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कर तो कर ही रही है। लेकिन अब सारा दारोमदार जो राजीव कुमार पे ऊपर आया है, मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर, उससे कहीं न कहीं चुनाव आयोग के भीतर की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर भी ये कुठाराघात कहा जा सकता है। तो अभी प्रथम दृष्टिया कहीं न कहीं चुनाव टालने के ये प्रयत्न दिख रहे हैं, लेकिन जो इतिहास से जो जानकारी हम लोग सबक लेते हैं उस हिसाब से अकेले राजीव कुमार भी चुनाव संपन्न करा सकते हैं। अगले 12 मार्च को चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर जाने वाली है और फिर उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी जो है चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू हो सकती थी। तो इसलिए कहीं न कहीं चुनाव आयोग के भीतर की गतिविधि देश के बड़े राजनीतिक संकट के तरफ कुछ इशारा भी प्रदान करते हुए नजर आ रही है। हालांकि इतिहास उस संकट की पुष्टि नहीं कर रहा है, ये बात भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर किस प्रकार के चौतरफा वार हो रहे हैं उसे जरूर माना जा सकता है। धन्यवाद मित्रों।